हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ के रिवीजन पर। जो प्रीवियस वर्ष में जो पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उस प्रश्नों को हम यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो प्यारे छात्रों, यहाँ आपको स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिखता होगा कि समीकरण के निकाय इतना और इतना को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें। कहने का मतलब प्यारे छात्रों, यहाँ जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वह ये दिया गया है कि आपको दो समीकरण दिया गया है कि 2x प्लस वाई बराबर 7, ये पहला समीकरण है। दूसरा है 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये है दूसरा समीकरण। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करना है ना। तो प्यारे छात्रों, प्रतिस्थापन विधि के लिए हमने स्पेशल वीडियो बनाया है, तो आप जाकर के उनको देख सकते हैं, है ना। तब आप जो है इस हिसाब को आप स्वतः बना सकते हैं। तो चलते इसको बनाते हैं। तो आपको हम बताए हैं प्यारे छात्रों कि किसी एक समीकरण से आपको क्या करना है, x या y की वैल्यू निकालनी है। तो समीकरण एक से हम क्या करते हैं, समीकरण एक से हम लोग लेते हैं। तो समीकरण एक मेरा है 2x प्लस वाई बराबर 7। तो यहां से किसी एक अगर चर का वैल्यू निकालते हैं तो हमारा जो है काम जो है हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 2x को उधर भेज देते हैं। तो y का वैल्यू मेरा आ जाएगा 7 माइनस 2x। ये प्लस में है, अगर हम पक्ष को चेंज करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो यहां से मेरा y का वैल्यू कितना आ गया, 7 माइनस 2x। अब y का वैल्यू को हम क्या करते हैं, समीकरण दूसरे में रख देते हैं। y का मान जो है, मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है मेरा प्यारे छात्रों कि 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ जो है 4x माइनस 3 गुना y का वैल्यू कितना रखना है, 7 माइनस 2x, है ना। ये आपको दिखाई दे रहा है। तो 3 इंटू वाई है, तो 3 गुना 7 माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर इसको आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3 गुना 7 क्या आ जाएगा, 21, है ना। 3 सत्ते 21 हो जाएगा। माइनस गुना प्लस माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस, 3 दुना 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अगला स्टेप क्या है, ये दोनों का है सेम ही है, दोनों x के पद है। देखिए, हम इसलिए ऐसा करते हैं ताकि समीकरण एक से किसी भी चर का मान x या y का मान निकाल के जब हम दूसरे में धरते हैं तो वो जो समीकरण है वह एक चर वाला रैखिक समीकरण बन जाता है और उसका जो है सॉल्यूशन आसानी से हमें मिल जाता है। कहने का मतलब किसी एक चर का मान हमको आसानी से मिल जाता है। तो ये प्लस है, ये प्लस जुटेगा तो हो जाएगा 10x, ये माइनस है, ये प्लस है, घटेगा तो 21 में एक घटेगा तो बचेगा आपका माइनस 20 इक्वल टू 0। माइनस 20 को आप उस पर लेके जाएंगे तो 10x, ये माइनस 20 पर जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा। यहाँ x बराबर हो जाएगा 10 गुना है तो उधर जाएगा भाग में, तो 20 बटे हो जाएगा 10। तो यहाँ देखिए प्यारे छात्रों, आपका जो है x का वैल्यू आपका आ गया 2। कितना आ गया, x का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, समीकरण एक से हमने y का वैल्यू निकाल करके, समीकरण y का वैल्यू निकाल करके हमने क्या किया, समीकरण 2 में जैसे ही रखा तो यहां से हमको क्या हो गया, x का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस x का वैल्यू को हम यहाँ जो समीकरण एक में y का वैल्यू निकाले हैं उसमें रख देते हैं। तो x का मान जो है, x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या है मेरा प्यारे छात्रों, y बराबर है मेरा 7 माइनस 2x। तो यहां आप रख सकते हैं 7 माइनस 2 गुना x का वैल्यू है 2, तो हो गया आपका 7 माइनस 2 दूनी 4। तो यहां से मेरा आपका आ गया y का वैल्यू 3। कहने का मतलब ये हो गया, अतः x बराबर आपका हो गया 2 एवं y का वैल्यू हो गया 3। इस प्रकार से क्या हुआ, प्रतिस्थापन विधि से हमारा जो है इस प्रश्न का सॉल्यूशन हमें मिल गया।
तो आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है प्यारे छात्रों, कहता है दिखाए कि समीकरण निकाय 4x प्लस 6y बराबर 7 एवं 12x प्लस 18y बराबर 21 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये आपको शो करना है। आपके पास समीकरण दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न है ना, समीकरण ये दिया हुआ है कि 4x प्लस 6y बराबर 7, ये पहला समीकरण है। तो यहां से क्या करते हैं, इसको मान लीजिए हम लोग पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है 12x प्लस 18y बराबर 21, इसको हम मान लेते हैं दूसरा समीकरण। हमको इस दोनों समीकरण के सहयोग से ये दिखाना है कि समीकरण का जो हल है वह क्या है, अपरिमित रूप से अनेक है। अनेक का मतलब हो गया अनंत, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलते हैं प्यारे छात्रों, हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 से जो है इसके सभी गुणांकों का वैल्यू निकालना है। सबसे पहला काम यही करना है, समीकरण 1 तथा 2 से, है ना, सभी गुणांकों का वैल्यू निकालना है। तो चलते हैं हम लोग पहला a1 का वैल्यू निकालते हैं। a1 का वैल्यू देखिए a1 b1 c1, ठीक है, ये हमें पहला समीकरण में मिलेगा। a2 b2 और c2 जो है दूसरे समीकरण में मिलेगा। तो a1 का वैल्यू यहाँ +4 हो गया, b1 का वैल्यू आपका कितना हो गया, +6 हो गया। और जब हम c1 का वैल्यू निकालेंगे प्यारे छात्रों, यहाँ ध्यान देना है कि 7 जो है वो राइट साइड है, मतलब दाहिना पक्ष में, तो इसको आपको उठा के लाना है इस पार में। क्या करना है, इस पार में लाना है। ये प्लस है तो इस पर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार क्या करना है, a2 का वैल्यू निकालना है। a2 हो गया +12, b2 हो गया आपका +18 और c2 जो हो गया प्यारे छात्रों वह हो गया आपका -21। अब यहां से क्या करना है, सभी गुणांकों का क्या करना है, अनुपात निकालना है। जैसे x का गुणांक है तो उसका अनुपात निकालना है, फिर y का गुणांक है y का अनुपात y के गुणांक का अनुपात निकालना है, फिर अचर पदों का अनुपात निकालना है। तो चलते हैं, x का गुणांक मेरा a1 और a2 है, तो इसका अनुपात हो जाएगा a1 बाय a2। तो कितना हो जाएगा, 4/12। तो 4 एक कम 4, 4 तिया 12। तो यहां से मेरा वैल्यू आ गया 1/3। अब हम क्या करते हैं, b1 बाय b2 निकालते हैं, मतलब y के गुणांक का अनुपात। तो 6/18, 6 का 6, 6 तिया 18। तो यहां से मेरा प्यारे छात्रों 1/3 इसका भी वैल्यू आ गया। अब हम निकालते अचर पदों का अनुपात, c1/c2, c1/c2। तो -7/-21, तो माइनस माइनस कट गया, 7 का 7, 7 21, यहां भी 1/3 आ गया। अब यहां देखते हैं कि चूंकि a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 बराबर है c1 बाय c2। तो प्यारे छात्रों आपको याद होगा हमने इसकी कंसिस्टेंसी के बारे में अच्छे से पढ़ाए हैं, है ना। क्या पढ़ा है कि अगर तीनों का अनुपात क्या हो जाए, बराबर आ जाए, इस कंडीशन पर समीकरण जो है, समीकरण निकाय का जो हल है, समीकरण निकाय का हल अपरिमित रूप से अनेक या अनंत होगा, अनंत होगी। समझ में आ गया, हमें यही सिद्ध करना है। यहां देख रहे हैं तीनों का जो गुणांकों का अनुपात हुआ क्या है, इक्वल है। इस प्रकार मेरा क्या हो गया, ये दूसरा प्रश्न भी हल हो गया। तीसरा प्रश्न ये दिया गया है कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा तीसरा प्रश्न। तो चलते हैं प्यारे छात्रों, तीसरा प्रश्न भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये तीसरा प्रश्न बहुत ही सिंपल है। तो कैसे बनाएंगे, जो समीकरण दिया गया है पहले आप उसे क्या करें, लिख लीजिए। ठीक है, क्या है, 4x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 है। आप क्या करें, यहां से प्यारे छात्रों a1 b और c का वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। तो a का वैल्यू हो जाएगा जो x² का गुणांक होगा, है ना। आप पढ़े होंगे द्विघात समीकरण का जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल रूप है या जनरल जो फॉर्म है ना, वो कैसा होता है। तो x² का जो टर्म्स होता है उसका जो गुणांक को a कहते हैं। तो यहाँ +4 हो गया a, b का वैल्यू हो गया -5 और c का वैल्यू हो गया +3। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, विवेचक निकालने का सूत्र लिखेंगे। तो डेल्टा बराबर होता है b² माइनस 4ac, क्योंकि विवेचक ही बताएगा कि चर का जो वैल्यू है वो कैसा
होगा, वास्तविक होगा या वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, यहां पर आप डी भी लिख सकते हैं। डेल्टा का मतलब होता है विवेचक, डेल्टा का मतलब होता है विवेचक या विविधकर। इसको इंग्लिश में हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, या तो डी लिखते हैं विवेचक को या डेल्टा लिखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। तो 20 का -4 ऐसी थी, बी का वैल्यू है -5, -5 का स्क्वायर हो गया -4 गुना ए का वैल्यू है 4 और सी का वैल्यू है 3। क्या है, सी का वैल्यू 3 है। तो -5 का स्क्वायर हम करेंगे तो प्यारे छात्रों +25 आएगा, है ना। आप जानते हैं किसी भी नेगेटिव का जो है सम पावर अगर रहे, किसी भी नेगेटिव राशि पर क्या हो, सम पावर रहे, उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है। -4 चौक 16, 16 या 48। अब क्या करते हैं, ये प्लस और ये माइनस है तो घटेगा, तो 25 में अगर आप 48 घटाते हैं तो कितना आएगा, जो भी वैल्यू आएगा माइनस में आएगा, क्यों, 48 बड़ा है। तो 8 में 5 गया 3, 4 में 2 गया 2, तो माइनस। यहाँ देखिए प्यारे छात्रों, ये जो वैल्यू है डेल्टा का वो क्या है, नेगेटिव में है। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि डेल्टा का वैल्यू जो है 0 से कम है। क्या है, चूंकि डेल्टा जो यहां पर आपका वह क्या है, 0 से कम है, अतः समीकरण के मूलों की प्रकृति जो है, मूलों की प्रकृति वास्तविक नहीं है। क्या है, वास्तविक नहीं है। प्यारे छात्रों, इस कंडीशन पे जो है अगर डेल्टा का वैल्यू 0 से कम हो जाता है तो उसमें मूल जो है वो काल्पनिक आता है। ठीक है, इमेजिनरी वैल्यू देता है। तो लेकिन हमको तो ये बताना नहीं है, क्योंकि 10 क्लास के अंतर्गत जो है केवल और केवल वास्तविक हल के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, और काल्पनिक हल के बारे में या इमेजिनरी सॉल्यूशन के बारे में जो है ये अपर क्लास में बात की गई है। तो हम लोग 11th में जब बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहां पर इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इस कंडीशन के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार जो है तीसरा भी हमारा क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। चौथा प्रश्न आपको स्क्रीन पर जो दिखाई देता होगा प्यारे छात्रों, आप इसको अच्छा से पढ़िए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। मैं इसलिए इसको बता रहा हूं प्यारे छात्रों, हो सकता है कि इसी पैटर्न के आधार पर जो है 2023 का जो शॉर्ट क्वेश्चन मतलब लघु क्वेश्चन जो है 2 नंबर वाले लॉन्ग क्वेश्चन को बनाया जाएगा। ठीक है, सिलेबस तो सेम है, इसलिए क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा प्यारे छात्रों वो सेम होगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन प्यारे छात्रों आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा, कहता है कि दो धन पूर्णांक संख्या का योग 27 है। कहने का मतलब मान लीजिए कि दो व्यक्ति है ए और बी। ठीक है, ए और बी ये दो व्यक्ति है, मान लेते हैं इसे। अगर इन दोनों के पास मिल करके अगर कुछ कुल संपत्ति आपका कितना है, 27 है। ठीक है, तो कहता है ए के पास कितना होगा, बी के पास कितना होगा। मान लीजिए कि ए के पास कुल संपत्ति एक्स है, तो बी के पास कितना हो जाएगा। तो कुल संपत्ति में हम क्या करें, ए की संपत्ति अगर घटा देते हैं तो हमारे पास जो बी है वो बी की संपत्ति आ जाएगी। कहने का मतलब 27 माइनस एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो इसी प्रकार हम लोग यहां संख्या पर भी अप्लाई करेंगे। तो क्या कहेंगे कि माना कि पहली धन पूर्ण संख्या x है, तो दूसरी कितना हो जाएगा प्यारे छात्रों, तो दूसरी जो हो जाएगा 27 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स हो जाएगा। हम इसको क्या करते हैं, अब हटा देते हैं, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। अब क्या कह रहा है प्रश्न में, आप देखिए अच्छा से, कह रहा है कि दोनों संख्याओं को जो अगर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो इसका गुणनफल कितना आ जाता है, 182 आ जाता है। तो कहना मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या को अगर हम गुना करते हैं, है ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या को जब गुना करते हैं तो ये जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको गुना करते हैं तो x गुना 27 हो जाएगा 27x,
फिर ये प्लस गुना प्लस प्लस आ जाएगा, प्लस गुना माइनस माइनस, एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 182। इसको उठा के लाइए इस पार, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस 182 बराबर 0। आप अगर इसको अच्छा से देखेंगे तो ये द्विघात समीकरण में है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं। जो बड़ा पद है उसको आगे लिखते हैं, तो ये माइनस में है तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस है उसके बाद प्लस 27x, ये माइनस है तो माइनस 182 बराबर 0। अगर इसका माइनस अगर हम हटाएंगे तो बाकी जो अंदर का जितने पद है उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि मेरा एक्स स्क्वायर का टर्म क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। समझ गए यहां तक? अब देखिए द्विघात समीकरण में जो मूल निकालने की प्रक्रिया है प्यारे छात्रों, है ना, तो वह मुख्यतः दो विधि है। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो आपको इन दोनों मेथड के बारे में जो है पहले ही हम बता चुके हैं। तो हम यहाँ इसको फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं सॉल्व करने का क्या है। तो आपको हम बताए थे प्यारे छात्रों, रफ करना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है, ताकि आपका हिसाब अच्छा बने। इसको और इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जो एक्स स्क्वायर का टर्म है और अचर टर्म है उसको मल्टीप्लाई करना। एक्स स्क्वायर गुना 182 अगर हम करते हैं तो मेरा आ जाता है 182 गुना एक्स स्क्वायर। आपको 27 को दो ऐसी संख्या में तोड़ना है ताकि जोड़ने या घटाने पर खुद 27 पुर जाए, और उन दोनों संख्या को जब गुना करें तो कितना पुर जाए, ये 182 एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इसमें बहुत शॉर्ट ट्रिक बताए हैं कि आप क्या करो, जितना इसका गुणांक है एक्स स्क्वायर का उसी को तोड़ डालो, तो आपको वो दो संख्या मिल जाएगा। 7 से देंगे तो ये 13 बार में, 7 1 का 7, बचेगा कितना यहाँ पे, 2 7 21, 13 बार में, है ना। तो 7 दूनी 14, यहाँ पे 14 हो गया, 14 गुना 13 करेंगे तो 182, और 14 प्लस अगर हम क्या करते हैं, 14 प्लस 13 करते हैं तो मेरा पुरता है 27। ठीक है, इस प्रकार 27 जो है मेरा दो कौन कौन सी संख्या में टूटेगा, तो टूटेगा 14x प्लस 13x। देखिए यहाँ जो माइनस है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 27 को हमने जो जिस चाहे जोड़ करके पूरा हो या घटा करके पूरा हो, जैसा ही पूरा है उसको आप ब्रैकेट में वैसे ही लिख दीजिए, है ना। बाकी आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, माइनस प्लस एडजस्ट हो जाएगा। अब क्या करता है, इस माइनस को अंदर ठेलेंगे तो माइनस गुना प्लस माइनस 14x, फिर माइनस गुना प्लस माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। तो यहाँ देखिए दोनों में अगर हमारा क्या कॉमन आता है, x कॉमन आता है, तो x माइनस यहाँ बचता है 14। यहाँ देखें माइनस है माइनस, यहाँ x है यहाँ x नहीं है, तो यहाँ 13 है गुणांक में, तो 13 गुना x 13x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस बाहर कॉमन आया है तो इस ऑटोमेटिक की जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, अंदर माइनस हो जाएगा। और 13 को कितना से गुना करेंगे ताकि 182 हो जाएगा। 13 को अगर हम क्या करते हैं 14 से गुना करेंगे तो 182 हो जाता है। इसका मतलब जब 13 कॉमन आएगा तो 182 में मेरा क्या बचेगा, यहाँ 14 बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये टर्म और ये टर्म क्या है, दोनों सेम है। तो x माइनस 14 बराबर हो जाएगा, तो x माइनस 14 गुना हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। अगर आप जो है यहाँ देखिए दोनों पदों का गुणनफल क्या है, 0 है। इसका मतलब ये हो गया इसमें प्रत्येक पद जो है 0 के बराबर होगा, या कोई एक पद जो है 0 होगा। यहां से मेरा जो है x का वैल्यू मेरा आ गया। यहाँ देखिए x का दोनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में है, जिसका मतलब दोनों वैल्यू मेरा क्या होगा, वैल्यूबल होगा, मान्य होगा। तो आप किसी को पहली संख्या मान लीजिए, किसी को, तो ऑटोमेटिक दूसरी संख्या जो है आपका, बहुत गर्मी है। यहाँ जो देखिए प्यारे छात्रों मेरा x का वैल्यू आ गया 14, और x का यहाँ जो x का वैल्यू क्या आ गया 13। तो x के मेरे कितने वैल्यू है, दो वैल्यू आ गए, x बराबर 14 एवं 13, दोनों मान्य है। तो इसमें पहली संख्या आपका आ गया, कोई भी ले लीजिए, 14 लीजिएगा तो दूसरी संख्या 13 आ जाएगा, ऑटोमेटिक है। अतः जो है पहली संख्या 14 या 13 हो तो
दूसरी संख्या जो है प्यारे छात्रों वो 13 या 14 होगी। अगर आप पहली संख्या 14 लेंगे तो दूसरी हो जाएगा 13, अगर 13 लेंगे पहली संख्या तो दूसरा हो जाएगा 14। इस प्रकार मेरा जो है इस प्रश्न का भी सॉल्यूशन क्या हुआ, आसानी से निकल गया। अब पांचवा क्वेश्चन कहता है कि आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है कि सूत्र के द्वारा द्विघात समीकरण इतना के मूल ज्ञात करें। क्या बोला, सूत्र। यहाँ पे किस सूत्र की बात कर रहा है प्यारे छात्रों, तो यहाँ जो है द्विघात सूत्र की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, लिखा तो नहीं है, लेकिन द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने में मात्र एक सूत्र है, द्विघात सूत्र। ठीक है, तो आपको पांचवा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है। क्या है प्रश्न यह है कि 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो प्यारे छात्रों, द्विघात सूत्र लगाने से पहले आप क्या करें, विवेचक का वैल्यू निकालें। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ a का वैल्यू हो गया 2, b का वैल्यू हो गया -5, c का वैल्यू हो गया +3। तो अब देखते हैं हम लोग, विवेचक का सूत्र है डेल्टा बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, आपको हम अभी जस्ट पहले बताया कि डेल्टा को डी भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग विवेचक कहते हैं। तो b का वैल्यू है -5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान है 2 और c का मान है 3। तो -5 का स्क्वायर 25, 4 दूनी 8 या 24। तो यहां से मेरा जो है डेल्टा का वैल्यू कितना आ जाता है, 1 आ जाता है ना। इसका मतलब अगर डेल्टा का वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है, इसका मतलब जो है मूल वास्तविक होंगे, है ना, और मूलों का वैल्यू जो है असमान होगा। तो हम लोग चलते हैं अब कहां से, द्विघातीय सूत्र से। द्विघातीय सूत्र से या द्विघात सूत्र लिखिए। क्या है द्विघात सूत्र, x बराबर है -b प्लस माइनस रूट अंडर डेल्टा बटे 2a। ये द्विघात सूत्र होता है। ठीक है, जो x का वैल्यू मतलब मूल निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ है -b का वैल्यू कितना है, आपको यहाँ दिखाई देता है -5 है, तो -5 लिखा है ना। ये माइनस जो है सूत्र का है, प्लस माइनस डेल्टा का वैल्यू हमने निकाल चुका हूं, कितना है 1 है, बटे 2 गुना a का वैल्यू जो है प्यारे छात्रों वह 2 है। ठीक है, इसको अब आगे हम सॉल्व करते हैं। तो माइनस गुना माइनस हो जाता है प्लस, प्लस माइनस रूट अंडर 1, मतलब 1 का जो वर्गमूल हो जाएगा वह 1 हो जाएगा, बटे हो जाएगा 4। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, दो वैल्यू को मतलब आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो क्या एक बार प्लस लिखेंगे तो 5 + 1 बटे 4 हो जाएगा, या एक बार माइनस लिखेंगे। ठीक है, 5 1 6 बटे हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा 5 में 1 घटेगा 4 बटे 4, तो एक हो जाएगा कट करके। ये यहां जो है ये कटेगा तो 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में। ठीक है प्यारे छात्रों, तो यहां से आपको जो है x का वैल्यू कितना आ जा रहा है, x का वैल्यू जो है प्यारे छात्रों 3/2 एवं 1 आ रहा है। अतः समीकरण के मूलों का मान 3/2 एवं 1 है। तो प्यारे छात्रों, इस प्रकार जो है मेरा पांचवा प्रश्न भी क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, और बहुत ही आसानी से। तो ठीक है, अब जो है प्यारे छात्रों इस टॉपिक का जो है एक लास्ट प्रश्न है, जो छठा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एपी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कहता है कोई एपी है, छठा प्रश्न एपी है। क्या है एपी, एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ठीक है, यहाँ एपी जो दिया गया है प्यारे छात्रों, वह दिया गया है कि 9 13 17 21 डॉट 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 का कौन सा पद 20वां पद होगा, कौन सा पद 20वां पद होगा, है ना, 20वां पद होगा। आपको स्क्रीन पर अच्छा से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो प्यारे छात्रों जो एपी दिया गया हम पहले उसे लिख लेंगे, और हमसे बोला है कि 20वां पद क्या है। कहने का मतलब ये हो गया एन जो है आपको 20 दिया गया है ना, और 20वें नंबर पद का वैल्यू निकालना है। तो यहां देखते हैं इस एपी में पहला पद जो है आपका 9 है,
और यहां से अगर सार्वंतर निकालते हैं तो अगला पद माइनस क्या होगा, पिछला पद। 13 में आप 9 घटाएंगे, तेरह में अगर न घटाएंगे तो आपका बचेगा 4। तो प्यारे छात्रों, पहला पद भी हमें मिल गया, डी का मान भी मिल गया, और एन जो है हमको दिया गया है 20। 20वां पद का वैल्यू आपको निकालना है। तो आपको याद होगा प्यारे छात्रों कि अंतिम पद का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है, टी एन लिखिए या ए एन लिखिए या एल लिखिए, एक ही बात आता है। ठीक है, तो सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। यहां पर एन अगर लेते हैं तो एन के जगह हमें कितना वैल्यू रखना होगा, 20। इसका मतलब ए 20 का मतलब हो गया 20वां पद। इसका मतलब क्या हो गया, 20वां पद। ठीक है, 20वां पद। ए का वैल्यू हो गया 9 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है आपका 4। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं तो 20 में 1 घटेगा, बचेगा 19 गुना 4। अब 19 का पहरा अगर हम 4 और पढ़ते हैं तो 19 का 19, 19 में 38, 57, 19 चौके 76। तो इसका वैल्यू हो गया 76। 76 में अगर 9 जोड़ेंगे तो आपका कुल वैल्यू आ जाएगा 85। कहने का मतलब ये हो गया, एपी में 20वां पद का जो वैल्यू है प्यारे छात्रों वो आ गया 85। 20वां पद 85 होगी। क्या हो गया, 85 होगा। या इस प्रकार से जो है ये छठा प्रश्न जो है समाप्त होता है। और ये प्रमुख 6 वीवीआई प्रश्न को हमने देखा जो आगामी 2023 के एग्जाम में आने की कोई संभावना है।